अच्छा, इसको ना सस्टेनेबिलिटी, पिलर ऑफ सस्टेनेबिलिटी पढ़ने के दो तरीके हैं, या मैं आपको हल्का सा कॉन्सेप्ट दे दूं और आप लोग जाकर याद कर, और दूसरा तरीका है कि इसके अंदर की जो बातें लिखी हुई हैं उसको भी थोड़ा एक्सप्लेन करें। तो उसका फायदा क्या होगा कि हमारी जो सेल्फ राइटिंग है वो इंप्रूव हो जाएगी, लफ्जों का मतलब पता चलेगा, तो फिर हम इधर उधर नहीं घूमेंगे। पिलर का मतलब तो आपको पता ही है, ये जो हमारी बिल्डिंग्स के अंदर पिलर इस्तेमाल होते हैं उन्हीं को ही पिलर कहते हैं। सस्टेनेबिलिटी के पिलर 3 समझे जाते हैं जो कि लोगों ने बताए हैं, और एक उन्होंने एक यहां पर ऊपर देखें, अगर एक सस्टेनेबिलिटी बना दी ऊपर छत, और नीचे 3 पिलर लिख दिए, एनवायरमेंट, सोशल और इकोनॉमिक। अगर आप देखें सोशल, एनवायरमेंटल और इकोनॉमिक, मतलब क्या कि सस्टेनेबल का तो लफ्जी मतलब है ना कि कायम रहना, सस्टेन, जिंदगी गुजारने के लिए ज्यादा से ज्यादा देर तक कायम रहना चीजें, कोई भी कहता है किसी भी, कोई कहता है सस्टेनेबिलिटी की जो छत है ना वो 3 पिलर पे खड़ी है। अगर इन 3 पिलर में किसी में भी प्रॉब्लम आएगा ना तो आपकी जो छत है सस्टेनेबिलिटी है वो कोलैप्स करने के, डैमेज होने के चांस है। अब वो कहता है कोई भी बंदा ये नहीं चाहता उसके जो सस्टेनेबिलिटी के अंदर, सस्टेनेबिलिटी मतलब जो लोग रह रहे हैं उनको कोई नुकसान हो। कहता है पिलर ऑफ सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये है, या सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये है कि एक ऐसा माहौल प्रोवाइड किया जाए जिसके रहने वाले अपना प्रॉफिट भी अर्न करें विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एनवायरमेंट एंड जस्टिस या सिटीजन। मतलब सोसाइटी के रहने वाले लोग प्रॉफिट अर्न करें, अपना बिजनेस करें। ये किस में आएगा, सोशल में, एनवायरमेंट में या इकोनॉमिक में? इकोनॉमिक, ये जो हमारा बिजनेस है ना, प्रॉफिट कमाना, इनकम हासिल करना, ये किस में आता है? वो कहता है कि इकोनॉमिक कंडीशन अपना प्रॉफिट कमाए विदाउट हार्मिंग द सिटीजन ऑफ दैट सोसाइटी एंड एनवायरमेंटल। मतलब माहौल खराब किए बगैर, लोगों के साथ नाइंसाफी किए बगैर अपना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, और इसी को ही सस्टेनेबिलिटी कहते हैं। अगर आप सपोज दैट पानी खराब करके प्रॉफिट कमा रहे हो, पानी आपके बिजनेस की वजह से पानी में इशू आ रहा है, एयर क्वालिटी में इशू आ रहा है, जमीन की जरखेजी में इशू आ रहा है, आलूदगी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, दरख्त काट रहे हो, तो ये आपको तो प्रॉफिट हो रहा है, ये पिलर मजबूत है, लेकिन ये पिलर अफेक्ट हो, कहते ये लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा काम, कल को आने वाली फ्यूचर जनरेशन फंस जाएगी। तो अगर सस्टेनेबिलिटी के पिलर की डेफिनेशन आपके पास आ जाए तो आपने कहना है ऐसे रूल्स, ऐसा तरीकाकार जिससे आप लोगों का प्रॉफिट भी अर्न हो रहा हो विदाउट कंप्रोमाइजिंग द सिटीजन नीड एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। एनवायरमेंटल इशू को इकोसिस्टम भी बोलते हैं। अब इसकी डेफिनेशन में देखें, 3 पिलर मॉडल एम्स, क्या मकसद है इसका? प्रोवाइड अ बैलेंस एंड होलिस्टिक पर्सपेक्टिव। ये जो कोई एक वर्ड नहीं, बैलेंस एंड होलिस्टिक पर्सपेक्टिव का मतलब है सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ फ्रेमवर्क, ऐसे रूल्स, ऐसे फ्रेमवर्क बनाए जाएं, ऐसे स्टैंडर्ड सेट किए जाएं ऑन सस्टेनेबिलिटी। यहां तक एक क्लास पूरा हुआ है। जब आप लफ्जों को जोड़ना तोड़ना सीख लेंगे ना तो याद करते वक्त आसानी होगी। यहां तक बात खत्म हो गई है। क्या लिखा हुआ है? पिलर ऑफ सस्टेनेबिलिटी एम्स टू प्रोवाइड बैलेंस एंड होलिस्टिक पर्सपेक्टिव ऑन सस्टेनेबिलिटी। अगली बात, एम्फसाइजिंग दैट, किस बात पे जोर देता है? सोसाइटीज कैन अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ, कि किसकी बात? प्रॉफिट की बात हो रही है, ग्रोथ, while meeting the needs of their citizen and protecting the natural ecosystem। ये पिलर ऑफ द सस्टेनेबिलिटी की डेफिनेशन। पिलर ऑफ सस्टेनेबिलिटी प्रोवाइड्स, क्या एम है? एम्स टू प्रोवाइड क्या? बैलेंस एंड होलिस्टिक पर्सपेक्टिव ऑन सस्टेनेबिलिटी। ऐसे रूल्स स्टैंडर्ड बताए जो सस्टेनेबिलिटी पर एम्फसाइज करें कि सोसाइटी के लोग
इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकते हैं while meeting the needs of their citizen and protecting नेचुरल सिस्टम। आगे सारी कहानी इसकी बताई हुई है, जो एक शेप बनाई हुई, कहता समझो सस्टेनेबिलिटी रूफ है, और वो कहता है कि अपने जो ऑक्यूपेंट्स हैं, अपने रहने वाले लोग हैं, उनकी उसने हिफाजत करनी है। उसकी हिफाजत के लिए ये तीनों का बैलेंस होना जरूरी है। अगर इनमें से किसी एक पिलर में प्रॉब्लम आएगा तो वो जो छत है वो कोलैप्स कर जाएगी। ये आगे कहानी लिखी हुई है, पढ़ के देख ले। इफ वी थिंक of sustainability as the roof of the building that protect its occupants, we see that it takes all three pillars to hold it up। कहता हम देख रहे हैं कि तीनों पिलर ने उसको संभाला हुआ है। These pillars are not independent, each support and influence the others, sometimes summarize them into the word PPP, पाकिस्तान पीपल पार्टी। पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट। पीपल किस में चले जाएंगे? सोसाइटी में। प्लैनेट किस में चला जाएगा? एनवायरमेंट में। और प्रॉफिट किस में चला जाएगा? इकोनॉमी। इसे बोलते हैं ट्रिपल बॉटम लाइन भी बोलते हैं। ट्रिपल बॉटम आगे जाकर आएगा भी सही। वीकनेस इन एनी वन पिलर Put the roof in danger of, ये सारी कहानी है। ये वैसे ही लिख लोगे अगर आपकी अंग्रेजी अच्छी है, वरना आगे अंग्रेजी खराब हुई तो ना कि छत पहले गिरा दो। ऐसा भी तो हो सकता है कि अंग्रेजी जो उसका मतलब बने कि कोई पिलर आगे पीछे हो गया हो। तो मेन डेफिनेशन क्या है? अब ना दिमाग में अरेंज किया करो डेफिनेशन को, कभी भूलेगी नहीं। पिलर ऑफ सस्टेनेबिलिटी का एम क्या है? प्रोवाइड क्या? बैलेंस एंड होलिस्टिक पर्सपेक्टिव ऑन सस्टेनेबिलिटी। वो किस पे जोर देता है? एम्फसाइज दैट सोसाइटीज कैन अचीव द इकोनॉमिक ग्रोथ व्हाइल मीटिंग द नीड ऑफ द सिटीजन एंड प्रोटेक्टिंग द इकोसिस्टम या एनवायरमेंट। ये डेफिनेशन पूरी हो, और बाकी आगे कहानी लिख देना। पहला पिलर एनवायरमेंट। अब हर पिलर की चीजें याद रख लें। पहले उसकी डेफिनेशन होगी, फिर पर्पस होगा, फिर फुटप्रिंट होगा। हर पिलर की डेफिनेशन, पर्पस और फुटप्रिंट। डेफिनेशन तो मतलब अगर एनवायरनमेंट की डेफिनेशन आप कौन नहीं जानता। अब एनवायरनमेंट के अंदर सिर्फ दरख्त नहीं आते, ये जो परिंदे हैं ये उसके अंदर आते हैं, जानवर उसके अंदर आते हैं, ये सारे एनवायरनमेंट में आते हैं। बोले ना यार, बात करोगे ना तो वो मजा खराब होता है। सुनने वालों को तो अच्छा लग रहा है, ठीक है। और पर्पस में ये चीजें आप लोगों को वैसे याद हो जाएगी, खुद से लिखनी है, एग्जैक्ट लिखना कंपलसरी नहीं। जो जितना आपसे याद होता है ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। और अगले भी चीजें जैसे एनवायरमेंट फुटप्रिंट, ये भी मैं आपको तरीकाकार बताता हूं कि याद कैसे कर। पहले एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी रेफर, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी क्या रेफर करता है? मैनेजमेंट। किसकी मैनेजमेंट करनी है? नेचुरल रिसोर्सेज की। वो कहता है अपने नेचुरल रिसोर्सेज को इस तरह से मैनेज करो, प्रिवेंट द इकोसिस्टम डिग्रेडेशन। क्या मतलब है? कि वो आपके माहौल को खराब ना होने दे। प्रिवेंट द इकोसिस्टम डिग्रेडेशन का मतलब क्या है? माहौल को डिग्रेड ना होने दे। डेफिनेशन पूरी होगी। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है? टू द सिस्टमैटिक मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टू प्रिवेंट द इकोसिस्टम डिग्रेडेशन एंड एंश्योर दैट environment continues to provide the necessary resources and services for present and और ये इंश्योर करना कि ये रिसोर्सेज प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन को मिलते रहेंगे। जैसे पानी का खत्म होना, ये तो काम खराब हो जाएगा ना। आज की लोगों को तो मिल जाएगा, लेकिन आने वाली नस्ल को नहीं मिलेगा। अगर हम दरख्त काटते रहेंगे तो इस नस्ल को तो फायदा हो जाएगा शायद, लेकिन आने वाली नस्ल को टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं होगा। तो इसकी
डेफिनेशन क्या है? एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। एनवायरमेंट और चीज है, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी और चीज है। तो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की डेफिनेशन क्या हो गई? सिस्टमैटिक मैनेजमेंट किसकी? नेचुरल रिसोर्सेज की। क्या करे वो? प्रिवेंट द इकोसिस्टम डिग्रेडेशन एंड एंश्योर कि these resources are available for present and future generation। अंग्रेजी आगे पीछे कर, खत्म होगी, डेफिनेशन कंप्लीट होगी। अब आगे वो नाम एग्जांपल दे रहे हैं। इट इन्वॉल्व कॉन्शियस एफर्ट टू प्रोटेक्ट एयर, वाटर, सोल, सोल मतलब जमीन, बायोडाइवर्सिटी, ये चिरिंद परिंद, पता है ना, ये जो जानवर आ जाते हैं, परिंदे आ जाते हैं, दरख्त आ जाते हैं, सबकी बात हो रही है। वाइल मिनिमाइजिंग द हार्मफुल इंपैक्ट ऑफ ह्यूमन, वो जो ह्यूमन इंसानी करतूतों की वजह से, उनकी एक्टिविटी की वजह से जो इनको मसले आ रहे हैं, इसको संभालना। इट्स अल्टीमेटली एम टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस एंड प्रिवेंट इरिवर्सिबल डैमेज टू नेचुरल सिस्टम। क्या मतलब है? प्रिवेंट इरिवर्सिबल चेंज डैमेज टू नेचुरल सिस्टम। इरिवर्सिबल डैमेज का मतलब पता है? इरिवर्सिबल डैमेज का मतलब है वो चीज खत्म हो जाएगी, परमानेंट चीज हमसे चली जाएगी। नेचुरल रिसोर्स इस तरह से इस्तेमाल ना करें कि वो हमसे खत्म ही हो जाए। जैसे हमने गैस का सत्यानाश किया, सुई गैस का। पाकिस्तान के अंदर सुई गैस की दरियाफ्त हुई तो इन चीखों को यह नहीं पता था कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। इन्होंने बाइक तक गैस पे करना शुरू कर दिया। बाइक गैस पे हो गई, गाड़ियां गैस में सिलेंडर आ गया, फिर फ्यूज यानी जो गैस सीएनजी स्टेशन बनना शुरू हो गए। तो इन्होंने इतना बेदर्दी से गैस का इस्तेमाल हुआ, चंद ही सालों के बाद पता चला कि जितनी हमारी जरूरत है उतनी तो मिल ही नहीं रही। अगर ये सिर्फ घर और इंडस्ट्री के लिए इस्तेमाल करते तो आज भी हमारी गैस तकरीबन हमें 100-200 रुपए पर मंथ में मिल रही होती। अभी भी सस्ती है, बहुत सस्ती है, बट इन्होंने क्या किया कि इस तरह से इस्तेमाल किया, पता पुता तो था नहीं, तो इन्होंने हद से ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वो कुछ गड़बड़ है। क्या किया? इसी तरह से वो कहता है कि अगर आपके पास कोई नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो ऐसा ना हो कि वो परमानेंटली इरिवर्सिबल हो जाए। हमारे पास कहते हैं इस तरह से करें कि इनकी जो रीजनरेशन है ये चलती रहे। जैसे अक्सर आपने देखने को बहुत सारे जानवर और परिंदे अभी खत्म हुए जा रहे हैं। शायद इधर तो लोगों को इतना आइडिया नहीं होगा, लेकिन जो गांव से बिलोंग करते हैं उसमें भी बहुत सारे ऐसे परिंदे जो कम हो गए, जो पहले होते थे अब नहीं है। ये किस वजह से ऐसा हुआ? एक तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, दूसरा जो लोग अपनी फसलों में पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब वो कीड़े वगैरह खाते थे और जब उन्होंने ऊपर स्प्रे वगैरह और दवाइयां इस्तेमाल करना शुरू कर दी तो उनकी नस्ल ही खत्म हो गई। हाँ जी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की डेफिनेशन ओके है, सुन लो एक दफा दोहरा के सुन। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज को इस तरह से मैनेज करे कि वो प्रिवेंट करे कि हमारा इकोसिस्टम डिग्रेड और इंश्योर करे कि हमारे ये रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन और प्रेजेंट जनरेशन को कॉन्टिन्यूसली मिलते रहेंगे, अवेलेबल। ये डेफिनेशन है, आगे कहानी है। पर्पस क्या है, क्यों हम ऐसा करते हैं? जाहिर सी बात है, प्रोटेक्ट करना है हमने आने वाली जिंदगी को। प्राइमरी पर्पस ऑफ एनवायरमेंटल इज टू कंजर्व द इकोसिस्टम ऑफ द अर्थ टू सस्टेन लाइफ। अर्थ का जो इकोसिस्टम है, जो एनवायरमेंटल सिस्टम है, उसको सस्टेन रखना ताकि जिंदगी रहे, जिंदगी कायम रहे, लोग खुशहाल रहे। इट एंश्योर द नेचुरल कैपिटल जो अल्लाह से हमें मिली है चीजें, सच एज फॉरेस्ट, water bodies, biodiversity is not depleted beyond its capacity to regenerate। ये पर्पस है हमारा। पर्पस का तो मेरे ख्याल में कोई मसला। अब आ गया फुटप्रिंट। अच्छा, फुटप्रिंट का मतलब निशान को कहते हैं। फुटप्रिंट किसे कहते हैं? निशान। और अगर हम एनवायरमेंटल फुटप्रिंट की बात करें तो एनवायरमेंट की वजह से हमारी सोसाइटी, बिजनेस को जो अफेक्ट होता है,
उसे एनवायरमेंटल फुटप्रिंट कहते हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सपोज दैट हमारा दरख्त काट रहे हैं, तो इसका फुटप्रिंट क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए। किसी भी एनवायरमेंटल इशू की वजह से जो हमारे ऊपर, हमारी सोसाइटी के ऊपर, हमारे बिजनेस के ऊपर अफेक्ट आएगा, निशान पड़ेंगे, उसे क्या बोलेंगे, एनवायरमेंटल फुटप्रिंट। तो फुटप्रिंट का मतलब क्या होता है, अफेक्ट होना। अब एवरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्या मतलब है, हमारा कोई काम, इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब बिजनेस के लिए कोई काम कर रहे हैं, has environmental impact, that has effect is known as environmental। हर हमारी एक्टिविटी जिससे एनवायरमेंट अफेक्ट होगा, उस अफेक्ट को क्या बोलेंगे, एनवायरमेंटल फुटप्रिंट। मतलब हमारी एक्टिविटी क्या हुई, हमने गाड़ियां इतनी ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दी और सारी की सारी धुआं छोड़ने वाली। अब इसका असर क्या होगा, अफेक्ट क्या होगा, फुटप्रिंट क्या होगा, आलूदगी। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, कार्बन एमिशन। क्या बोलते हैं इसको, कार्बन एमिशन। कि कार्बन वो है ना, आलूदगी को कार्बन कहते हैं, एमिशन का मतलब होता है फैलाव। उसके बाद अगर हम पानी इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं, इसका फुटप्रिंट क्या होगा, वाटर शॉर्टेज। अगर हम अपनी जो वेस्टेज है कंपनी की, वो दरियाओं में फेंक रहे हैं, फुटप्रिंट क्या होगा, वाटर हमारा वेस्ट हो जाएगा, और जो उसके अंदर रहने वाले चीजें, एनिमल्स हैं या जो रहते हैं, मछलियां वगैरह, वो इफेक्ट होगी। तो फुटप्रिंट क्या है, हमारी एक्टिविटी की वजह से कौन सा एनवायरमेंटल इशू होगा, उसे क्या बोलते हैं, फुटप्रिंट। देख ले, इकोनॉमिक एक्टिविटी, हमारा काम, हैज एनवायरमेंटल इंपैक्ट, दैट इफेक्ट इज नोन एज, उस इफेक्ट को क्या बोलेंगे, the environment footprint mostly harmful and mitigated required, और उसको कम करना जरूरत है, proactive and sustained efforts, key environmental threats and corresponding initiative may include। अब आ जाते हैं, पहले थ्रेट कौन कौन से हैं, मतलब वो अफेक्ट है कौन कौन से, और सवाल के अंदर पेपर में आपको अफेक्ट भी आएगा और कहेगा इसके फिर मतलब फुटप्रिंट भी है, फिर उस फुटप्रिंट को मिटाना भी है। पहला पोल्यूशन, ये सवाल आप अभी तक हमने पढ़ा क्या है, बोला एक पिलर की डेफिनेशन, पिलर की डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, बोला कि पिलर एम्स टू प्रोवाइड अ बैलेंस एंड होलिस्टिक पर्सपेक्टिव टू प्रोवाइड एम्फसाइज ऑन द सस्टेनेबिलिटी, दैट कि जो भी सोसाइटी है वो इकोनॉमिक ग्रोथ करे while meeting the need of the citizen and protecting the environment। फिर आगे कहानी थी। फिर उसके बाद पर्पस, पर्पस क्या है कि लाइफ सस्टेन रहे और हमारे नेचुरल रिसोर्सेज रीजनरेट होते रहे। फिर फुटप्रिंट की क्या डेफिनेशन पढ़ी हमने, कि जो एवरी इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट हैज अफेक्ट ऑन द एनवायरमेंट और दैट इफेक्ट इज नोन एज फुटप्रिंट। अब आगे तो ये इतना काम आसान हो गया कि आप हर किसी को आता है। पोल्यूशन, पोल्यूशन की वजह पहले लिखेंगे, फिर उसका इलाज लिखेंगे। इसमें 4 वजह लिखी हुई है। सबसे पहले एयर पोल्यूशन, कहां से, व्हीकल और फैक्ट्री। वाटर पोल्यूशन, इंडस्ट्री और डोमेस्टिक वेस्टेज। नॉइज पोल्यूशन फ्रॉम अर्बन एक्टिविटी। सॉइल पोल्यूशन फ्रॉम ओवर यूज ऑफ केमिकल इन कल्टीवेशन। कल्टीवेशन का पता है क्या होता है, काश्तकारी, जमीनों में जो फसलें काश्त करते हैं। एयर पोल्यूशन की क्या वजह है, गाड़ियां और फैक्ट्रियां। वाटर पोल्यूशन का क्या वजह, इंडस्ट्री और डोमेस्टिक वेस्टेज। नॉइज पोल्यूशन, अर्बन एक्टिविटीज, मतलब जो गाड़ियां वगैरह ये सब चीजें। और सॉइल पोल्यूशन, ओवर यूज ऑफ केमिकल इन कल्टीवेशन। अब उसमें क्या है, इसको मिटिगेट कैसे करते हैं, इसको कम कैसे करते हैं। पहला तरीका, एनफोर्स स्ट्रिक्ट पोल्यूशन कंट्रोल रेगुलेशन। ऐसे कानून बनाए जिससे पोल्यूशन खत्म हो या कम हो। जैसे लाहौर के अंदर जब ये स्मोक आया था ना, तो उन्होंने गाड़ियां पकड़ना शुरू कर दी थी जो धुएं छोड़ती थी।
जो ज्यादा धुआं छोड़ती है। हाँ जी, प्रमोट क्लीनर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज, प्रमोट क्लीनर प्रोडक्शन ऐसी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी अपनाएं जिससे वेस्टेज कम से कम हो। एस्टेब्लिश एफिशिएंट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे ये जो हरा भरा पंजाब आजकल है, एक ऐसा सिस्टम बनाए जिससे जो सिस्टम है उसके अंदर आलूदगी कम से कम पैदा हो। एनकरेज इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट, जैसे ये आजकल इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां इस्तेमाल होना शुरू हो गई हैं, तो कहते हैं उसको एनकरेज करना चाहिए ताकि पोल्यूशन कम से कम। पोल्यूशन की क्या 4 वजह है, चलो ऐसे करके लिखते हैं, आप बताएं। एयर पोल्यूशन की वजह व्हीकल और फैक्ट्रीज, फिर दूसरी पोल्यूशन कौन सी थी, वाटर पोल्यूशन, इंडस्ट्रीज और ह्यूमन वेस्टेज, तीसरा नॉइज पोल्यूशन, अर्बन एक्टिविटी। जरूरी नहीं कि यही लिखे, कोई भी लिख सकते हैं, बस पता होना चाहिए कि आप लिख क्या रहे हैं। और सोयल पोल्यूशन, ओवर यूज ऑफ, अच्छा ये ना कि सोयल पोल्यूशन में आप लिख लें कि फैक्ट्रियां वगैरह, सोयल पोल्यूशन में क्या आ जाएगा, ओवर यूज ऑफ केमिकल। अब इसको सही करना है, इसको कम करना है, एक तो रेगुलेशन इंप्रूव करें, एक तो इको फ्रेंडली इस्तेमाल करें चीजें, तीसरा जो आपका प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज हैं वो एफिशिएंट हो जैसे वेस्टेज कम से कम हो, और एक ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम लेकर आए जो कि इस आलूदगी को, पोल्यूशन को, या इन चीजों को कंट्रोल करे। क्लाइमेट चेंज, दूसरा मैंने आपको पहले क्या कहा था, मैंने आपको याद करवा, ये टोटल में 5 या 6 है, फिर उसके बाद हमारे पास जितना भी टाइम बचेगा वो याद करने वाला। क्लाइमेट चेंज, और जो जितने चुप बैठे हैं उन्हीं से पूछना है, जो मर्जी फूफो के घर जाना है तो बेशक चले जाए, वापस आना ही पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या हुआ, जो चेंजेस आती हैं, जलजले आना, सैलाब आ जाना, ज्यादा बारिशें हो जाना, उसके बाद ये लफ्ज लिखा होगा, ये जो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं इसकी वजह से मसला आ जाता है, ग्लोबल वार्मिंग, ये सारी चीजें किसमें, क्लाइमेट चेंज। अब पहले तो देखते हैं कि इफेक्ट कैसे होता है, फिर उसका इलाज क्या है। सबसे पहला, ग्रीन हाउस गैस इमिशन एंड कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग। ये ग्रीन हाउस गैस इमिशन का मतलब क्या है, ये बचपन से आप लोग पढ़ते आए होंगे कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो एनवायरमेंट इफेक्ट हो रहा है, इमिशन का मतलब होता है फैलाव, तो ऐसी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस हैं उसकी वजह से जो हमारे मसले हो रहे हैं उसे बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस इमिशन। ये ग्रीन हाउस का मतलब ये नहीं, ग्रीन हाउस को एक पॉजिटिव नजर आ रहा है, वो इफेक्ट हो रहा है गैस इमिशन की वजह से, इसलिए इसे बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस इमिशन। राइजिंग सी लेवल थ्रू मेल्टिंग ग्लेशियर्स, जाहिर सी बात है उधर आप लोगों का ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही है, तो जो बर्फें पड़ी हुई हैं उसके ऊपर वो सारी की सारी मेल्ट होना शुरू होगी ग्लेशियर्स के ऊपर, तो उससे फिर सी लेवल इंक्रीज हो गया, और सी लेवल इंक्रीज होने से क्या हो गया, फ्लड आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अनप्रिडिक्टेबल वेदर पैटर्न, ये जो बारिश बहुत ज्यादा आ जाती है बताए बगैर, होता है ना कि एक वो मानसून में आती है, मौसम बरसात आता है, ये सारी बातें, लेकिन एक अनप्रिडिक्टेबल होता है। जैसे इस दफा हुआ, लोगों ने अपनी रजाइयां सारा कुछ रख दिया और सर्दी थोड़ी थोड़ी वापस आ गई, फिर जुकाम, और ये कुछ लोगों ने तो काफी कोशिश की कि चलो आज कल से शुरू हो जाएगा, रजाइयां निकलवा के दोबारा फिर सर्दी की है, कहते ठीक है आपकी भी जिद है मेरी भी जिद है। अच्छा, इसको फिर कंट्रोल कैसे होगा, ये तो आपके इख्तियार में नहीं है ना, फिर इसके लिए इंटरनेशनल सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे। देखे ना, ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग है ना, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब कोई पाकिस्तान थोड़ी है, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है पूरी दुनिया में ये इशू आ रहा है, और इस इशू की वजह से, जैसे ये जंग आजकल चल रही है, ये कोई ईरान अमेरिका का इशू नहीं रहा, चूल्हे तो हमारे बंद हो गए, इंडिया में हालात देखें, वहां पर गैस तक नहीं मिल रही, वो जो सिलेंडर्स हैं वो कितना ज्यादा वो प्रमोट दिखा रहे हैं लोग सोशल मीडिया के ऊपर। तो ग्लोबल प्रॉब्लम जब आते हैं तो ओवरऑल सोसाइटी इफेक्ट होती है,
इंप्लीमेंट कार्बन टैक्सेस एंड कैप ट्रेड सिस्टम। कार्बन टैक्सेस का मतलब है आप ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाए उन तमाम चीजों पे जहां पर आपको लगता है कि कार्बन इमिशन होती है, कार्बन फैलती है, कार्बन डाइऑक्साइड फैलती है, और एक कैप ट्रेड लगाया कि इससे ज्यादा आपने ये चीज इस्तेमाल नहीं करनी। एक कैप का मतलब होता है कि हर एक के ऊपर आपने एक पाबंदी लगा देनी है। जैसे अमेरिका क्या कहता है ईरान को कि आप ना यूरेनियम ना उसको बंद कर दें, उसका इस्तेमाल करना खत्म कर दें। हम आपको एक बताते हैं कि बस इतना इस्तेमाल करें जो आपकी टेक्नोलॉजी के लिए इस्तेमाल हो, उससे ज्यादा नहीं इस्तेमाल करना। तो जो कैप का मतलब होता है कि आप अपने बिजनेस में एक कैप लगा दें कि उससे ऊपर ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे ही वो पाकिस्तान ये कह दे कि जी इतनी ज्यादा जो गाड़ियां हैं वो ई व्हीकल पे शिफ्ट हो जाए, और जो बाकी जो फ्यूल फॉसिल में है या जो बाकी फ्यूल्स में है उन गाड़ियों के ऊपर लगा दे कैप कि पाकिस्तान एक शहर के अंदर ज्यादा से ज्यादा इतनी गाड़ियां इस्तेमाल हो सकती हैं, उससे ज्यादा अगर कोई परचेज करे तो वो कहे कि आप ई व्हीकल पे जा सकते हो, इस बाकी व्हीकल पे नहीं आ सकते। अडॉप्ट इंटरनेशनल क्लाइमेट एग्रीमेंट। इंटरनेशनल सारे बैनुल अक़वामी तौर पर एग्रीमेंट करें कि यार ये काम खत्म करो। आपको क्या लगता है अभी ये जो ईरान इसराइल और इसकी जंग हो रही है इसके इफेक्ट नहीं हमें नजर आएंगे? ये आप देखना तो सही, गर्मियों के रात में सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, आंखों में जलन होना शुरू हो जाएगी, हम समझेंगे कि हमारा कोई स्मोक का इशू है, फलाना ढिमकाना। वो जहरी सी बात है, इतने बम फट रहे हैं, वो हवा के अंदर केमिकल्स कहीं ना कहीं तो जाएंगे, वो ओवरऑल ये सिस्टम इफेक्ट होगा। आप देखना कि आज गर्मियां जैसे स्टार्ट होंगी, क्योंकि वो आपको पता है गर्मियों में ये चीजें ज्यादा फैलती हैं, तो हमें मास्क पहनना शुरू करना पड़ेगा, हमें ग्लासेस लगाना पड़ेंगे, वो ये सारी चीजें हमें इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी ताकि वो जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका कम से कम इफेक्ट हो हमारे। उसके बाद शिफ्ट टू रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज सच एज सोलर, वाइंड एंड हाइड्रो। कहते हैं ऐसी एनर्जी प्रोड्यूस करें जो रिन्यूएबल हो, जैसे सोलर के ऊपर सूरज की शुआओं से रोशनी आती है, यदि सूरज की शुआएं पड़ती हैं तो बिजली पैदा हो रही है, वो रिन्यूएबल है, बार बार वो सूरज आएगा, आपकी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होगी। लेकिन अगर आप डीजल के साथ प्रोड्यूस करेंगे, आप पेट्रोल के साथ एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, आप जनरेटर खरीद के रखेंगे, उससे क्या इफेक्ट होगा? वो रिन्यूएबल नहीं है, आपको दोबारा लेना पड़ेगा, और वो जो जाया हो रहा है, जो उसकी वजह से जो कार्बन इमिशन हो रही है, वो फिर आपके एनवायरनमेंट को हिट करेगी। तो कहता है ये मिटिगेशन हम देख रहे हैं कि ऐसे रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो जाए। प्रमोट एनर्जी एफिशिएंसी अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज। ये पाकिस्तान बड़ी कोशिश कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग सोलर पे शिफ्ट हो जाए, लेकिन अब आकर जब उनको वापटा चलाना मुश्किल हो गया तो अब वो दोबारा इसको रिन्यू कर रहे हैं। पहले तो कहते थे कि आप जितनी बिजली पैदा करोगे हम आपसे खरीद भी लेंगे, आपको वापस पैसे भी देंगे अगर आपका सोलर ज्यादा बिजली पैदा कर, लेकिन अब क्योंकि जाहिर सी बात है वापटा भी अब खतरे में आ गया था, तो वापटा के खर्चे निकलना मुश्किल हो गए थे, तो अब इसलिए फिर उन्होंने कहा कि नहीं हमने ना पैसे नहीं देने, आप बनाएं इस्तेमाल करें, जो एक्स्ट्रा होगी पहले क्या था रीएडजस्ट कर देंगे कि हम आपको यूनिट एक्स्ट्रा दे देंगे, लेकिन अब मुझे लगता है कि जो नया लॉ आया है वो उसमें भी कुछ चेंजेस हैं। रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल्स किसे कहते हैं? जिससे ये कार्बन एमिशन फैलती है, जैसे धुआं वगैरह फैलता है उसे फॉसिल फ्यूल कहते हैं, जैसे डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, मट्टी का तेल हो गया। अब क्लाइमेट चेंज में क्या हमने पढ़ा, किस वजह से होता है? ग्रीन हाउस गैस इमिशन, रेजिंग सी लेवल थ्रू मेल्टिंग ग्लेशियर्स, अनप्रिडिक्टेड वेदर, आप सी फ्लड भी लिख सकते हो, आप अर्थक्वेक भी लिख सकते हो, ये चीजें भी इसके अंदर कवर हो सकती हैं। इसको खत्म कैसे करेंगे? पहले तो इंप्लीमेंट करें ना कार्बन टैक्सेस, इंटरनेशनल एग्रीमेंट करें कि यार जैसे पाकिस्तान आजकल कोशिश कर रहा है कि जंग खत्म हो जाए, या बल्कि तकरीबन मेरे ख्याल में इसराइल के अलावा दुनिया के सारे ममालिक ये कहते हैं कि जंग खत्म। इसराइल को तो अल्लाह ने शायद बनाया ही इसलिए कि उसने स्कूल में नहीं रहना। दूसरी बात ये होती है कि माइंडसेट, इसराइल ने अपनी आवाम का माइंडसेट बनाया हुआ है कि इन लोगों से हमें खतरा है, हमारी आने वाली नस्ल को खतरा है, इसलिए हम इनको खत्म कर रहे हैं। उनका ये जो अवाम को बताया हुआ है ना वो ये बताया, असल हकीकत उनका और मकसद है, बट जो अपनी पब्लिक को बताया हुआ है ना वो ये बताया। अब उनके ये हमारे लोग वीक हैं, अगर ये किसी ना किसी तरीके से उनकी पब्लिक को ये रियलाइज करवा दे
कि भाई उनका असल मकसद लोगों को प्रोटेक्ट करना नहीं है। अब जो 168 बच्चियों को उन्होंने मार दिया था, उनका क्या कसूर था? क्या ये उन लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं? अगर आपने मारना तो उनके फौजियों को मारे। उनको यही लगता है कि ईरान में सबसे पावरफुल खवातीन है जो अपनी औलाद की अच्छी तरबियत कर रही। उनको ये मसला नहीं है। अब उन्हें ये एहसास हुआ है कि अगर इनकी खवातीन को हम खराब कर पाए ना, तो बस फिर इनकी नौजवान नस्ल, इनकी सारी नस्ल खराब कर सकते। और ये बात 100% सच है। हमारे मुल्क के अंदर अगर कोई मसला स्टार्ट हुआ है, वो खवातीन, अगर एक माँ, बहन, बेटी और बीवी अगर ये स्ट्रांग है, मजाल है मर्द की जरूरत ही नहीं है वो करप्शन कर सके। जब एक औरत को मैं पर्सनली जानता हूं, उन्होंने कहा कि यार मैंने पहले भी बताया हुआ कि उनके ना हस्बैंड वापटा में जॉब की, अब तो रिटायर हो गए। उन्होंने पहले दिन ही कह दिया, अगर एक पैसा भी एक घर में हराम का आएगा ना, वो दिन मेरा आखिरी होगा इस घर में, मैंने चले जाना। आप मुझे भूखा रखे मैं रह लूंगी जैसे भी, लेकिन हराम का एक पैसा। अब मैं जब उनको देखता हूं, अल्लाह ने उनको 4-5 बच्चे हैं उनके, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। अब उनके हालात वैसे ही बड़े अच्छे हो गए हैं, लेकिन जिन हालात में वो उन्होंने गुजारा किया, अल्लाह ने उन्हें आजमाइश दी, वो भी मैंने देखी। तो खवातीन का बड़ा रोल है। अगर खवातीन चाहें, और ये बात हकीकत भी मैं आपको बताता हूं, अगर मैं कोई बात ना मान रहा हूं ना, पता है मेरी अम्मी क्या करती है? वो मेरी बड़ी बाजी को कॉल करती है, बड़ी बाजी कॉल मुझे आती है, मुझे बात माननी पड़ती है। तो अल्टीमेटली क्या है, खवातीन के पास ट्रिक्स हैं बात मनवाने की, वो हर हाल में बात मनवा लेती। तो ईरान में इतना स्ट्रांग नेशन होने का सारा क्रेडिट खवातीन को जाता है, जिन्होंने इतने बहादुर लोग, इतने डिटरमिन्ड लोग पैदा किए। हमारे यहां टिकटॉकर पैदा हो रहे, हमारे यहां उस तरह के लोग मेंटली तौर पर। हमारी माएं जो हैं घरों में, अब जब एक बेटी और एक मां मुसलमान होने के बावजूद मिल बैठ के ड्रामा देख रही हैं, तो कैसे आप कह सकते हो कि वो दोनों मुस्लिम घराने से ताल्लुक रखती? ओरिजिनल मुस्लिम की बात कर, एक बेटी और मां मिल बैठ के एक ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है जो कि मना की। ये चीजें हैं छोटी छोटी, हम भी तरक्की कर रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन आपके ख्याल में क्या अमेरिका, इसराइल और दुनिया के ये अरब ममालिक सारे हम पर हमला कर दें, क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे? चाहे हमारे पास एटम बम भी क्यों, हमारे अंदर पावर नहीं है, हम तो आपस में फूट जाएंगे। ये पीटीआई वाले कहेंगे हम सही हैं, पीटीआई वाले नून लीग वालों को कर देंगे, नून लीग वाले को पीपल पार्टी वालों का, हम खुद एक दूसरे को तोड़ देंगे, किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन ईरान में क्या है, वो मरने के बावजूद भी, आपने स्टोरी सुनी थी कि उसने कहा था मैंने फलां पुल पर धमाका करना है, सारी आवाम वहां पर चलेगी, वो कहता वेलकम, करे धमाका। ये होती है कौम। और वहां पर ना ईरानी रहते हैं। पाकिस्तान में कोई पटवारी है, कोई यूथिया है, कोई जियाला है, कोई सुन्नी है, कोई वहाबी है, ये इशू है। तो हम एक नहीं है, इसलिए वो पूरी दुनिया को टक्कर दे रहा है, पूरी दुनिया को, क्योंकि अरबी भी सारे उनके मुखालिफ है, इंडिया भी उनके मुखालिफ है। अफगानिस्तान में कितने अफगानी लोग उनके जासूस पकड़े गए हैं। इतना ज्यादा होने के बावजूद भी अकेला मुल्क दरमियान में बैठा है और टक्कर देकर बैठा। तो ये चीजें ऐसे भी होती। तो औरतों को, नेपोलियन का आपको कॉल याद होगा, उसने कहा था कि पढ़े लिखे माएं पढ़ी लिखी कौम बनाती हैं, और पढ़े लिखी इस किताबों से नहीं बंदा पढ़ा लिखा होता। ये बात याद रखें। वो एक और बड़ा शऊर है, वो किताबों से नहीं है, वो एक और शऊर है जो मैं कहता हूं होना चाहिए। और अगर औरतों में आ गया तो पूरी कौम में आता है। मर्द तो बहुत सारे नेक लोग हैं, शरीफ लोग हैं, क्या कर पा रहे हैं? कुछ भी नहीं कर पा रहे। औरत का सही होना बहुत जरूरी होता है मुआशरे के अंदर, और एक घर के अंदर भी। अगर आपकी मां सुबह जल्दी उठती है ना, मजाल है किसी को सोने की जरूरत, वो उठा लेगी। आपके अबू बस नमाज पढ़ के इधर उधर बातें करेगा, और उल्लू के पट्टो उठ जाया करो, नमाज पढ़ा करो, फलाना डिमगाना, बस इससे आगे कुछ नहीं। लेकिन मां उठ जाए बस पे मजाल है किसी की जूरा तो सो जाए। चले जी, तीसरा नंबर,
लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मैंने बायोडाइवर्सिटी के बारे में बता दिया क्या होता है, दरख्त, जानवर, परिंदे। एक बड़ा कमाल का लफ्ज लिखा हुआ है जहां, क्या लिखा हुआ है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी रिजल्ट फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन, जंगल खत्म होने की वजह, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड, ये लफ्ज का मतलब देखते हैं बायो वाले बता सकते हैं या नहीं, इंट्रोडक्शन इन्वेसिव स्पीशीज, इंट्रोडक्शन इन्वेसिव स्पीशीज, जो इसका हैबिटेट यहाँ पे नहीं है वहाँ पे दूसरे हैबिटेट स्पीशीज को इंट्रोड्यूस करता है, जैसे एस्पेडियन दरख्त है जो पाक समय इंट्रोड्यूस करता है। सही कह रहे हैं। और बिल्कुल आप लोग इसे स्पीशीज तो कहते हैं ना, ये जो जानवर वगैरह को कहते हैं। इंट्रोडक्शन इन्वेसिव, इन्वेसिव होते हैं आर्टिफिशियल तरीके से, जैसे पाकिस्तान के अंदर मुर्गियां कम होना शुरू हुई, देसी मुर्गियां, तो उन्होंने कौन सी इंट्रोड्यूस करवाई, वाइट ब्रेडर, ये इंट्रोड्यूस करवाई गई है, ये खुद से थोड़ी थी पहले। आजकल आपने अंडों के बारे में सुना होगा कि कुछ अंडे तो एक नेचुरल प्रोसेस से हो रहे हैं, लेकिन कुछ अंडे ऐसे भी बन रहे हैं। इसी तरह से जैसे अगर पाकिस्तान के अंदर दूध जितना इस्तेमाल हो रहा है उतना प्रोड्यूस नहीं हो रहा, वो जो दूसरा दूध बनाया जा रहा है आर्टिफिशियल तरीके से, उसे क्या बोलते हैं, इन्वेसिव, जो, और ये हार्मफुल होता है फॉर द हेल्थ ऑफ द ह्यूमन। तो जो चीज, जैसे सिंपल सी बात है, विटामिन डी है, विटामिन डी लेने के 2 तरीके हैं, एक गोली खा लो या सूरज से ले लो। तो ये जो खुद से दरियाफ्त किए गए तरीके हैं, ये हमेशा क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। कहते हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में ये भी चीजें आती हैं। फिर डिस्टर्बिंग द बैलेंस ऑफ, क्या क्या वजह हो सकती है, नंबर 1, अच्छा इसका कंट्रोल, एस्टेब्लिश एंड मेंटेन प्रोटेक्टेड एरियाज, वाइल्ड लाइफ रिजर्व बाय गवर्नमेंट एंड, मतलब वो गवर्नमेंट कोई रूल बनाए कि भाई ये चीजों को आपने खत्म नहीं करना। एनफोर्स एंटी पोचिंग एंड कंजर्वेटिव लॉ, ये एंटी पोचिंग किसे कहते हैं, पोचिंग क्या है तो एंटी पोचिंग मैं बता दूं। एंटी पोचिंग कहते हैं हंटिंग वगैरह, शिकार जो नहीं करते जानवरों का, दरख्त काटना, वो कहते हैं कि आप एनफोर्स करें कि शिकार ना करें चीजों का। मतलब ये जो अक्सर आप लोग देखते हैं हिरणों का शिकार किया जाता है, तितर बटेर का शिकार किया जाता है, तो ये शिकार से मना किया जाए, ऐसे लॉ बनाए जाए कि जो एंटी पोचिंग हो, मतलब ये हंटिंग वगैरह ना करने दें। स्पोर्ट, एफोरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन, इन दोनों का क्या मतलब है, अफोरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन का मतलब है नया जंगल लगाना, और रिफॉरेस्टेशन का मतलब है जो जंगल आपके लगे हुए हैं उनको सही करना। रिस्टोर नेचुरल हैबिटेट, वो जो कुदरती तौर पर चीजें हमें मिली हुई है ना, कोशिश करें वो रिस्टोर कैसे होंगे, कि अगर उनकी नस्ल कहीं बची हुई है कहीं पर, तो उसको रीजनरेट करवाएं, दरख्त है, कोई जानवर है, कोई परिंदे हैं, ताकि वो हमारे अपने सोसाइटी के अंदर वो चीजें कायम रहें। नंबर 4, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ज्यादा इस्तेमाल करना। नंबर 1, ओवर फिशिंग, excessive extraction of clean groundwater, unsustainable mining। ओवरफिशिंग, वो कहते हैं कि फिशिंग भी करो, ये ना हो कि वो फिश ही खत्म हो जाए, फिर वो आपको वापस किस में जाना पड़ेगा, आर्टिफिशियल तरीके से प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। तो इसलिए आप ओवरफिशिंग ना करें, क्लीन ग्राउंड वाटर के सस्टेन करें। अनसस्टेनेबल माइनिंग कैसे करोगे, प्रमोट रिस्पॉन्सिबल रिसोर्सेज मैनेजमेंट, रेगुलेट ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, प्रमोट सस्टेनेबल फिशिंग, एनकरेज सस्टेनेबल माइनिंग, उसी चीज को रेगुलेट करते। एक्सेसिव वेस्ट एंड अनसस्टेनेबल कंजम्पशन, ये सबसे ज्यादा जब भी इसका जिक्र आता है ना, लोग इसके पीछे पड़े जाते हैं। वो जो शॉपर नहीं होते थे, शॉपिंग बैग, वो जो पॉलीथीन के बनते थे, तो प्लास्टिक के जो शॉपर होते हैं उसके पीछे पड़ जाते, क्योंकि वो कहते हैं कि ये वेस्टेज, एक्सेसिव वेस्टेज और अनसस्टेनेबल कंजम्पशन, कहते हैं ये वो वेस्टेज है कि एक दफा इस्तेमाल हो गए ना, कि तो ये एक
दोबारा इस्तेमाल भी नहीं हो सकती, और इससे जो आलूदगी फैलती है और शॉपर ही शॉपर नजर आना शुरू हो जाती है। ये सिर्फ तो शॉपर की एग्जांपल है ना। मेन क्या है, वो कहता है कि आपने एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल, पेस्टिसाइड्स, मोनोक्रॉपिंग, अच्छा ये तो एग्रीकल्चर का, ये फास्ट फैशन, ये फास्ट फैशन का कौन बता सकता है? कोई भी बता सकता है आप में से। फास्ट फैशन का मतलब ये होता है कि क्या बात है, वेस्टेज और अनसस्टेनेबल कंजम्पशन, चीजें इस्तेमाल हो जाती हैं लेकिन उसको रिस्टोर नहीं किया जाता, फिर वो फिर खत्म हो जाती है चीजें। कहता है एक तो आप नई नई जो फैशन वाली चीजें कंजप्शन में इस्तेमाल कर रहे हैं, मटेरियल में इस्तेमाल कर रहे हैं, फैक्ट्रियों में ला रहे हैं जिसकी जरूरत ही नहीं है। सिंगल यूज प्लास्टिक बैग्स, ये जो एक दफा प्लास्टिक बैग इस्तेमाल हो जाता है उसके बाद दोबारा उसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाई कार्बन लाइफस्टाइल का मतलब क्या है? वो जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का यूज, कैसे वही सिस्टम करें सही। अडॉप्ट इकोनॉमिक प्रिंसिपल, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल द वेस्ट, कम करे, ऐसा काम करे कि वो दोबारा चीजें इस्तेमाल हो सके। रिसाइकल मतलब किसी और जगह इस्तेमाल हो सके। बैन या हैवी टैक्स, आपको पता है खान साहब ने बैन कर दिया था, उनकी हुकूमत में कि ये प्लास्टिक बैग आपने इस्तेमाल। प्रमोट अवेयरनेस, अच्छा ये अवेयरनेस पता नहीं कौन अवेयरनेस लेता है, हमारे तो घर में भी कोई नहीं मानता। एनकरेज सस्टेनेबल प्रोडक्ट डिजाइन, ग्रीन पैकिंग एंड लेबलिंग, इस तरह से प्लानिंग करें ताकि उसके ऊपर प्रोडक्ट डिजाइन ऐसा बनाए, ग्रीन पैकिंग हो, लेबलिंग हो, ताकि उससे जिस चीज से भी कम चीजें वेस्ट हो उसको एनकरेज करें। लास्ट, अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। अब एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जिसको तो पता है, जो लोग गांव में रहते हैं उनके लिए तो बच्चों वाली बातें हैं ये लिखना। एक तो वो कहता है एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, वो जो ज्यादा से ज्यादा वो यानी इस्तेमाल, वो एक दफा तो प्रोडक्शन बहुत ज्यादा दे देती है लेकिन उसके बाद आप वो जमीन के पल्ले कुछ भी नहीं छोड़ती, उसकी जरखेजी खत्म हो जाती। पेस्टिसाइड्स, दवाइयों कहते हैं। मोनोक्रॉपिंग, ये कौन रहता है वैसे गांव में, एक ही फसल को बार बार बेचना, एक ही मोनो का मतलब होता है वन। तो आपको पता है ये तो देहात में जो लोग रहते हैं ना, ये बार बार ये बात कहते होते हैं कि यार कम अज कम ना हर साल मैंने 2 या 3 फसलें ना चेंज करते रहे, उससे जरखेजी कैम रहती है। अगर एक ही चीज, क्योंकि हर जो का फसल है ना उसने एक खास टाइप के उसे चीजें चाहिए होती हैं, और वो अगर जमीन से वो लेती रहे वो तो खत्म हो जाएगी। तो अगर फसलें रोटेट होती रहेंगी तो वो बैलेंस हो जाएगा, वो रीजनरेट होती रहेंगी चीजें। ओवर इरिगेशन, इरिगेशन कहते हैं पानी के निजाम को, वो पानी इस तरह पहले तो बहुत ज्यादा जाया होता था पानी, अब अल्लाह का शुक्र है पानी कम जाया होता है, लेकिन वो इकट्ठा फिर जितना आप संभालते हैं वो ज्यादा फिर एक ही दफा इकट्ठा ही आ जाता है। डिफॉरेस्टेशन ऑफ फार्म लैंड, डिफॉरेस्टेशन का क्या मतलब है कि वो दरख्त या जंगलात काटी जा रहे हैं। अब सही कैसे करेंगे? इंप्लीमेंट रीजनरेटिव फार्मिंग, क्रॉप रोटेशन मतलब फसलें बार चेंज करें। कवर क्रॉपिंग, कवर क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है? कवर क्रॉपिंग मतलब ये हवा या बारिश की वजह से वो ज्यादा इफेक्ट ना हो। रिड्यूस टिल एज, कंपोस्टिंग एंड इरिगेटिंग लाइवस्टॉक, लाइवस्टॉक का मतलब क्या होता है? जानवर वगैरह को कहते हैं। रीबिल्ड ऑर्गेनिक मैटर, इंट्रोड्यूस एग्रीवोल्टिक, कंबाइन क्रॉप ग्रोथ विद सोलर पावर, ट्रेन फार्मर, प्रमोट यूज ऑफ नेचुरल फैसिलिटीज या फर्टिलाइजर। कहते हैं ये पहला पिलर हमारा कंप्लीट हो गया। इस पिलर में एक 3 पिलर की डेफिनेशन पढ़ी हमने, नंबर 1। नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा? पहला पिलर एनवायरमेंट, उसकी डेफिनेशन, पर्पस, फुटप्रिंट। ये घर जाकर एक दफा पढ़ लेना क्योंकि ये इस हफ्ते हमारे पिलर कंप्लीट हो जाएंगे। और अब ना जो ये तो टेस्ट आज आपने दे दिया, अब आपका हर सैटरडे को BIA का टेस्ट हुआ करेगा।
इस सैटरडे का मकसद सिर्फ ये है कि जो आपका फाइनल पेपर है ना आई कैप का, वो भी सैटरडे वाले दिन, तो इसलिए फिर दिन से यूज टू हो जाए आप।